हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की वोकेशनल एजुकेशन की जो किताब आई है उसका चैप्टर 1 और प्रोजेक्ट 1 भी आप कह सकते हैं, उसे शुरू करेंगे। तो ये आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम पूरे डिटेल्स में कैसे करके हाइड्रोपोनिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो पार्ट 1 में हम आपको बेसिक आइडियाज़, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देंगे। ओके, तो क्या है भाई, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोपोनिक्स, बेसिकली ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। ये हम कभी सोच सकते थे बचपन में? सोचिए तो ज़रा। अरे भाई, प्लांट्स का मतलब वो तो सॉइल का साथी है ना। सो प्लांट्स विल ऑलवेज ग्रो ऑन सॉइल। पर आज टेक्नोलॉजी और हमारे विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, हम प्लांट्स के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि अब हम धीरे धीरे इस सॉइल को भी रिप्लेस करके डिफरेंट मीडियम डाल सकते हैं, जैसे कि लिक्विड वाटर, जिसमें कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। लिक्विड वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में रहता था। तो अगर हम ये करें तो फिर ये सॉइल की ज़रूरत को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो टेक्निक है इसी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ओके, देखिए, एक्सपर्ट्स वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस दैट विल मीट द डिमांड फॉर हेल्दी फूड ग्रोन इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। भाई, ये बातों का मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं, उसके बाद में। ये है अपना देश का बहुत ही बेहतरीन मैप। मज़ा आया आपको? ये बहुत सिंपल मैप है, अक्सर हम बनाते हैं समझाने के लिए स्टूडेंट्स को। सबसे पहला बात है, इस मैप में आपको हर चीज़ जो हम खाते हैं, क्रॉप्स की बात कर रहे हैं अभी हम, हर चीज़ हर जगह आपको नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ कुछ जगह ज़्यादा बेहतरीन मिलती है। ये आपका सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट। अच्छा, आपको तो मालूम ही है 2025 में अभी तक हमारा पॉपुलेशन जो है मोर देन 140 बिलियन है ना। मोर देन 140 बिलियन पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। और आगे चल के ये पॉपुलेशन और स्पीड में बढ़ने वाला है। तो हमको तो अपने पॉपुलेशन के बारे में सोचना होगा, कैसे करके आने वाले समय में हम इतने लोगों का पेट भर पाएंगे ताकि भूखमरी ना हो। इसके लिए हम लोगों को नए नए टेक्निक्स का इजाद करना है। अब आप सोचिए कैसे टेक्निक्स करेंगे भाई? देश तो अपना यही है, लैंड थोड़े ही बढ़ने वाला है। हम थोड़े ही जाकर के किसी और कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेंगे। चलो भाई, चलो हमारा नया लैंड हो गया, वहाँ पे और फार्मिंग करेंगे और ज़्यादा उगाएंगे। आपको मालूम है दुनिया में ज़्यादातर जगह जो है वो कल्टीवेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, पर उस हिसाब से अपना कंट्री बहुत लकी है कि हमारे देश में ज़्यादातर लैंड कल्टीवेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि पॉसिबल नहीं है, करके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो फिर सवाल है हमारे पॉपुलेशन का हम पेट कैसे भरें, उनके नीड्स को कैसे भरेंगे फ्यूचर में? खाने पीने की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक चीज़ कर सकते हैं, लैंड तो यही है, लेकिन अगर हम वर्टिकल फार्मिंग करें तो मतलब वो क्या हुआ? फार्मिंग का मतलब तो एक प्लेस होता है जहाँ पे हम क्रॉप्स उगाते हैं, कहानी ख़त्म, क्योंकि यहीं तो सॉइल होता है। नहीं, ये है आपका नॉर्मल फार्मिंग और हॉरिजॉन्टल फार्मिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में हो रहा है। वर्टिकल फार्मिंग क्या है? आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर और एक प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर और एक प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर और एक प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के सहारे खड़े हैं, ठीक है, और हर एक में आपके कुछ प्लांट्स हैं। दिस इज़ वर्टिकल फार्मिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो कहानियाँ में अच्छे लगते हैं, ऐसा होता है क्या? बोलिए तो। अच्छा, अब आप देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं? कुछ समझ में आया ये क्या है? ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो आउटर स्पेस में है। ये देखिए, महान अमेरिका का फ्लैग। ओके, ये अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट है जो आउटर स्पेस में है, पृथ्वी के बाहर है। तो आप सोचते ही होंगे बचपन से, अरे भाई, वैसे बहुत बच्चों का सपना होता है एस्ट्रोनॉट बनना, स्पेस में जाना।
पर वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत गिने हुए लकी लोग ही स्पेस में जा सकते हैं। खैर वो बात और है। सवाल है कि जो लोग भी जाते हैं वो लोग खाते पीते क्या हैं? क्या वो अपने साथ मॉल वगैरह से खाना पीना ले करके जाते हैं? अरे भाई कितना दिन चलेगा मॉल वॉल से खाना लेके जाने से? और फिर हमको रॉकेट में बैठ के जाना है, वहाँ हर एक सामान जो पृथ्वी के बाहर जाएगी उसको उठाने के लिए कितना ईंधन का ज़रूरत पड़ता है, फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है। तो हमको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि काम भी बन जाए, लाठी सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मतलब हम हेल्दी फूड भी खाएंगे, रिसोर्सेज भी कम यूज़ करेंगे। ये देखिए वर्टिकल फार्मिंग का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ये सेकेंड प्लेटफॉर्म, ये थर्ड प्लेटफॉर्म, ये फोर्थ प्लेटफॉर्म। अरे भाई सब में एक खाना नहीं है, अलग अलग खाना है भाई। क्या बात, क्या नज़ारा है ना। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट है। मतलब स्पेस में भी लोग मौज मस्ती में रहते हैं भाई, बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल फार्मिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हमने क्या देखा इस फोटो में? सबसे पहले हमने देखा वर्टिकल फार्मिंग हो रही है, गुड। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं कोई सॉइल वॉल आपको नहीं दिखेगा। ये लोग पानी में ही फार्मिंग कर रहे हैं। पानी तो आप स्टोर करके ले ही जा सकते हो, और पानी में हम न्यूट्रिएंट्स अगर दे दें, न्यूट्रिएंट वाला पानी, तो वही है बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। तो ये चीज़ ऑलरेडी स्पेस में इंप्लीमेंट हो रहा है। बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी ये टेक्निक यूज होता है। सोचिए हम लोग कितना रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो फिर हाइड्रोपोनिक्स इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट अलाउ प्लांट्स टू बी ग्रोन विदाउट सॉइल और यूजिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, बहुत कम अमाउंट। और ये देखिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली, किसी को नुकसान नहीं होगा। हम अगर पानी वानी ले करके जाएं वहाँ पे, उसमें एनरिच न्यूट्रिएंट्स डाल दें तो किसी को नुकसान नहीं होगा। तो फिर इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आप करने क्या वाले हैं भाई? ये देखिए ये महान बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हाइड्रोपोनिक्स। ये देखिए ये बच्चा, ये क्या है? पाइप में पानी है। देखिए पानी है ऊपर से लेकर के, यहाँ पे जरूर एक सिस्टम है पानी ऊपर लेके जाने का। ओके, तो इस पाइप में ये मतलब बेसिकली ऐसा पाइप सिस्टम है। पाइप में एक जगह होल कर दिया है, होल में प्लांट लगा दिया, छोटा सा प्लांट। वाह क्या बात है, ये तो बच्चों का खेल हो गया ऐसा लगता है। नहीं, खेल नहीं है, मज़ेदार है। ये देखिए एक बड़ा होल है, इसमें बड़ा प्लांट है। देखिए सीढ़ी का जैसा स्ट्रक्चर। मतलब ये तो भाई एक मतलब क्या बताए, सजावट का सामान का जैसा हो गया। सबसे बड़ी बात है वर्टिकल स्पेस यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ये नॉर्मल प्लांट ऐसा और एक टब रखते तो यही स्पेस यूज होता, ये सारा ऊपर का स्पेस यूज नहीं होता। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग में देखिए पूरा आपका वर्टिकल स्पेस यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ तक का स्पेस एक ही टब के बराबर है। देख रहे हैं स्पेस सेव हो रहा है कितना ज़्यादा। तो फिर इस चैप्टर में करेंगे क्या हम लोग? We will develop and maintain essential growth conditions through hydroponics। समझेंगे। याद रखिए यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, पहले भी हमने जो आपको फोटो दिखाया, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। हमने पिछले क्लासेस में आपको बताए हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के नीड्स हैं, है ना। आप ही सोचिए आपके क्लास में जितने बच्चे लोग रहते हैं सबका एक ही खाना पसंद थोड़ी है, सबको डिफरेंट टाइप का खाना पसंद है। सबका फेवरेट फूड एक थोड़ी होता है, डिफरेंट होता है ना। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, उसमें भी बहुत वैरायटी है। तो यहाँ पर भी प्लांट्स की ज़रूरतें, न्यूट्रिएंट्स की जो चाहत है उनको डिफरेंट है। इसीलिए तो अपने देश के अलग अलग जगह में अलग अलग पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलती हैं। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे ताकि हम लोग लेस सॉइल में या सॉइल लेस एनवायरनमेंट में हाइड्रोपोनिक्स डेवलप कर सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा मकसद है आपको इस रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट से अवगत कराना, समझना है आपको कि क्या ज़रूरतें हैं। मतलब सोच लीजिए कि आप लोग ब्रेकफास्ट में बढ़िया सैंडविच वगैरह खाते हो, अचानक से एक दिन आपकी मम्मी आके बोलती है बेटा आज से सैंडविच बंद, लो एक गिलास जूस पी करके जाओ।
आपको झटका तो लगेगा, अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा खासा टेस्टी खाना था उसके जगह बस एक ही ग्लास। बेचारा प्लांट्स का वही हालत है, पहले प्लांट्स को सॉइल मिलता था, आज खाली पानी मिल रहा है। वैसे हम ये मजाक कर रहे हैं, दुखी मत होइए, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, और वी विल ग्रो हेल्दी माइक्रोग्रीन्स। लीजिए भाई, अब आप पूछेंगे कि सर ये नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, माइक्रोग्रीन्स। ये देखिए फोटोग्राफ देखिए, क्या कलर है, पहला बात है, वाह। ये बहुत छोटे छोटे हैं भाई, ये तो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स लग रहे हैं भाई, नाम ही तो है माइक्रोग्रीन्स, है ना, तो छोटे तो रहेंगे ही। तो यहाँ हो क्या रहा है, सो बेसिकली माइक्रोग्रीन्स आर यंग एडिबल सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स, जिनको कि हार्वेस्ट किया जाता है एट अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ। ओके, ले लिया जाता है टिपिकली बिटवीन द स्प्राउट एंड बेबी ग्रीन स्टेज। तो इनका ज़रूरत क्या है, एक्चुअली इनके टेस्ट बहुत इंटेंस होता है, इंटेंस टेस्ट, क्या कलर, सबसे बड़ी बात हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट। ओके, तो ये आप नया कॉन्सेप्ट सीखे, माइक्रोग्रीन्स, वाह क्या खाना है, कभी ट्राई करके देखिएगा, गार्जियंस को बोलिए खिलाने के लिए। ओके, तो लौट के आते हैं, और क्या करना है उसके बाद, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सिंपल हाइड्रोपोनिक यूनिट। ये बहुत मेहनत वाला काम है, हम लोग देखेंगे, बहुत कुछ करना पड़ता है, सेटअप वगैरह, वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, प्रिपेयर लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर। याद है ना क्लास 6 और 7 में हमने बताया था कैसे करके प्लांट नर्सरी, ओके, क्या करना पड़ता है प्लांट्स के लिए, बेबी प्लांट्स के लिए, डेवलपमेंटल स्टेज के लिए, वही चीज़ है। पानी है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा, कैसे करके ऑर्गेनिक मैन्योर इन लिक्विड फॉर्म तैयार करें, इस चीज़ को सीखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, मेंटेन पीएच ऑफ वाटर इन हाइड्रोपोनिक यूनिट। तो चलिए भाई, डरिए मत, कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पीएच का मतलब समझा कर ही छोड़ेंगे। तो भाई पीएच है क्या, सीधी सी बात है, मेजर करता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक या कितना बेसिक या फिर न्यूट्रल है कि नहीं। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने पढ़ा क्लास 7 साइंस का सेकेंड चैप्टर, याद है ना, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रल। तो ये चीज़ को मेजर करता है पीएच, ये आपके साइंस बुक में अभी तक नहीं आई है, इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। याद रखिए पीएच जो है वो सॉलिड का नहीं मेजर होता है, एक्वियस सॉल्यूशन, पानी में मिला हुआ चीज़। ओके, तो भाई पीएच का क्या मतलब है, बेसिकली मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सो क्या पता चलता है, इससे रिफ्लेक्ट होता है, पता चलता है द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+ इन द सॉल्यूशन। याद है ना आयन, मैंने क्लास 8 साइंस के किताब में बताया था, आयन कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन या तो चला जाता है, दैट इज कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, दे देने से डेफिसिट होगा, वो प्लस हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स लिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाता है, तो वो नेगेटिव आयन हो जाता है। यहाँ पे है H+, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो H+ आयन हो जाता है, राइट। हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, जा बेटा तू चला जा, तो जैसे ही चला गया ये हाइड्रोजन क्या बन गया, ये बन गया H+। ओके, तो भाई पीएच स्केल होता है एक, बेसिकली ये स्केल आपको बताता है कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है या न्यूट्रल है, और ये स्केल रेंज करता है 0 से 14। अच्छा, एसिड्स के लिए क्या है, देखिए एसिड्स का सॉल्यूशन, उनका पीएच का वैल्यू इज लेस देन 7, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच लेस देन 7 है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। द लोअर द पीएच नंबर दैट इज क्लोजर टू 0, द स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। समझ में आया, मतलब अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू है 1.1, एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है जिसका पीएच वैल्यू है 6.5, तो बताइए कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। सीधी सी बात है, पीएच जितना लोअर होगा,
तो यहाँ देखिए इसका pH वैल्यू बहुत लो है, इसका मतलब यहाँ H प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगा। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। समझ में आया? नेक्स्ट, बेस के लिए, जब बेस पानी में घुलता है तो उसको एल्कलीन सॉल्यूशन कहते हैं, एल्कलीन। तो सॉल्यूशंस इनका pH जो है, बेसिस का pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। ओके, तो ये बेसिक या एल्कलीन होते हैं। याद रखिए यहाँ पे जितना हायर द pH नंबर होगा, 14 के करीब जितना जाएगा, वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। मतलब अगर हम A, B और यहाँ पे C और D दो सब्सटेंस और दे दें जिनका pH वैल्यू होगा, मान लीजिए 8.5 और 13.8। अब आप बताइए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहाँ कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो है जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, राइट? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? एसिडिक नेचर किसका है? ए का है, क्योंकि उसका pH वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, बेसिक आइडिया। तो भाई न्यूट्रल कौन है इन लोगों में? इन लोगों में pH जिसका वैल्यू 7 के 7 एक्चुअली पूरी न्यूट्रल होता है, लाइक प्योर वाटर। तो इन लोगों में से 7 के आसपास कौन है? 7 के 1.5 लेस, 7 से 0.5 लेस है आपका B, राइट? और ये जो C है वो 7 से प्लस 1.5 है। तो इनफैक्ट इन सारे सब्सटेंसेस में से न्यूट्रल जो है वो B हो सकता है, हाईली एसिडिक A होता है, हाईली बेसिक B है। ओके, समझ में आया आपको? थ्रू एग्जाम्पल। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इतना एसिडिक बेसिक अचानक से ये क्यों पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है, देयर इज एन ऑप्टिमल pH रेंज फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम। समझ रहे हैं? और ये कितना होता है? ये होता है pH वैल्यू when it is between 5.5 and 6.5. So this pH is less than 7. इसका मतलब this is slightly acidic. ओके, मतलब हाइड्रोपोनिक सिस्टम में pH का वैल्यू आपका ये वाला होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक। इसका फ़ायदा बहुत है, उस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, मेंटेनिंग द करेक्ट pH within this range is critical for hydroponic plants to absorb the essential nutrients that they need to thrive. हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? ये प्लांट्स है, इसके रूट्स है, ये पानी में है ना? ये प्लांट है आपका, तो ये पानी से ही ये न्यूट्रिएंट कैच करता है। तो ये जो कैच कर रहा है, ये न्यूट्रिएंट आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, उसके लिए pH का इस रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, nutrient availability, pH affects the solubility and availability of different nutrients. If the pH is too high or too low, मतलब बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक हो जाएगा, तो क्या होगा? बहुत हाई का मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत लो का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक। ओके, then certain minerals can become unavailable to plants. आई बात समझने? सीधा बात है, बेचारे प्लांट को खाना मिल रहा है या नहीं, मतलब हाथ में आया मुंह ना लगा, ऐसा वाला बात हो जाएगा अगर pH बहुत ज़्यादा या कम हो गया। हमें ये दुख भरा कहानी पसंद नहीं है भाई, बेचारे प्लांट को खाना दे दो, तो फिर उसके लिए pH वैल्यू भी मेंटेन करो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? सो इवन इफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, बेचारों को नहीं मिलेगा अगर pH का वैल्यू इससे कम या ज़्यादा रहा तो। फॉर एग्जाम्पल, अ pH बिलो 6.5 अगर हुआ तो आयरन एंड जिंक बिकम हार्डर फॉर प्लांट्स टू एब्जॉर्ब। क्या बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, हर चीज़ अब एग्ज़ाम के तरफ से मत सोचिए। आज के ज़माने में आपका रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेमोराइजिंग क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आज के ज़माने में आता है केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मतलब ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूरा आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और फिर इसके ऊपर सवाल पूछेगा। समझ रहे हो? तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, pH क्या होता है, क्यों ज़रूरत होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर pH का वैल्यू 5.5 से नीचे चला गया तब क्या होगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बिकम लेस अवेलेबल टू प्लांट्स। आई बात समझ में? तो फिर
ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो देखिए अभी तक केवल 20 मिनट हुआ है और हम लोग चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही अटके हैं। ओके, कोई बात नहीं, अपना चैनल ही तो है प्रोफेशनल एनालिसिस, बिना एनालिसिस करे तो हम छोड़ेंगे नहीं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। चलिए, सो यहाँ आपको नीड पता चलेगा, ज़रूरत क्या है। हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। केवल पॉपुलेशन ज़्यादा ही नहीं है, पॉपुलेशन का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है ना। चलिए उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ऐसा है, फार्मर्स दे आर पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू ग्रोइंग हेल्दी फूड इन द शॉर्टेस्ट पीरियड, ताकि इतने बड़े पॉपुलेशन को खाना दे सके। लेकिन आप तो जानते ही हैं दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अपने देश में थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में बढ़ता है, खैर वो बात और है। तो जितना पॉपुलेशन ग्रो करेगा, द डिमांड फॉर फूड ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब वी नीड मोर एंड मोर लैंड टू मीट दिस डिमांड। अरे भाई आएगा कहाँ से? मोर एंड मोर लैंड की बातें कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से वेदर पैटर्न डिसरप्ट हो जाता है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है। मतलब कहीं प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है, वो मर जा रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है, वो मर जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी डेंजरस। ओके, तो भाई अब जगह कहाँ से आएगा? इतना ग्लोबल वार्मिंग का इशू है और कल्टिवेबल लैंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, कल्टिवेबल लैंड या उसको अक्सर एरेबल लैंड भी कहते हैं, ये जो है पूरा दुनिया का, आपको मालूम है कितना है? ओवरऑल पूरा दुनिया का दिस इज अप्रोक्सीमेटली 11%। मतलब ओनली 11% लैंड जो है पूरा दुनिया में, ये इससे हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा चैलेंज है? सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर ये नंबर 11% नहीं हो करके आपका 88% होता, तो आज हम लोगों के पास बहुत क्रॉप्स होते। तो फिर हमको क्या चीज़ पे काम करना है डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 11% है आपको जानना चाहिए, विथ टाइम बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। क्या चीज़? ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन, ये दोनों बहुत डेंजरस चीज़ है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी मैन मेड ही इफेक्ट्स है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो है मैन मेड, पोल्यूशन के चलते, और पोल्यूशन तो मैन मेड है ही। इन दोनों की वजह से हो ये रहा है कि ये जो 11% है, 11% नहीं रह रहा है, धीरे धीरे इट इज़ डिक्रीजिंग। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। 11% से कम हो रहा है। तो हमको क्या करना है? वी नीड एक्चुअली टेक्निक्स, ताकि हम इस 11% को कमने ना दे, इसको इंक्रीज करें। नंबर 1, इसको इंक्रीज करना है। नंबर 2 क्या है? डिक्रीज नहीं करना है। डिक्रीज नहीं करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को टेक केयर करना पड़ेगा, और इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज़ों को सोचना होगा कि जहाँ पे जिस जगह में प्लांट सॉइल में कुछ कमी है, कैसे करके उसको भरा जा सके एफिशिएंटली, ताकि हम उस लैंड को एरेबल कर सके। ओके, तो ये 2 टेक्निक हुए। और थर्ड इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल फार्मिंग। ऐसा कुछ करना जिससे फ्यूचर का नुकसान ना हो, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और वही आता है हमारा, क्या आता है? हाइड्रोपोनिक्स। ये बेसिकली वर्टिकल फार्मिंग है ना। आपका स्पेस तो सेव ही हो गया, पॉपुलेशन को भी काफ़ी कुछ खाना मिलेगा। मतलब पहले जहाँ एक ही स्पेस से एक मिल रहा था, अब उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मिलेगा। पर इसके रिक्वायरमेंट्स भी हैं, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है पूरे सेटअप को करने में। खैर, बट दिस इज़ द एक्चुअल थिंग, आपको ये याद रखना है। तो देखिए, मोर एंड मोर लैंड इज नीडेड टू मीट द वर्ल्ड डिमांड, एंड दिस लैंड कहाँ से लिया जाता है? इज टेकन फ्रॉम फॉरेस्ट्स लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब 11% को बढ़ाने का लोगों ने कुछ तरीका निकाला है। क्या है? चलिए भाई, पेड़ों को काट के ले ले। अरे यार, पेड़ों को काटोगे तो ऑक्सीजन कम जाएगा। ऐसे ही पोल्यूशन ने अपना बुरा हाल करके रखा है। खैर, पिछले 2-3 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने की वजह से
थोड़ा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम यूज़ हो रही है, पेट्रोल डीजल कम यूज़ हो रही है, पोल्यूशन थोड़ी कम यूज़ हो रही है, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सोलर एनर्जी, ओके, सोलर पैनल्स यूज़ करने के चलते अगेन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम यूज़ हो रही है। सो ईवी, सोलर पैनल्स, दिस आर वेरी गुड रिन्यूएबल सॉर्ट ऑफ स्टफ, जिससे पोल्यूशंस कम रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चेक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भाई अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे एरेबल लैंड को बढ़ाने के लिए तो दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक इशू है, देखिए जहाँ फॉरेस्ट में जंतु जानवर रहते थे, अभी हम कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देखे गुजरात में, कहाँ पे एक शेर आकर के किचन में बैठ गया है, उसको कुछ गंद मिला होगा, कुछ खाना वगैरह का, आकर के किचन में बैठ गया। रात को लोग उठे, जाके देख रहे किचन में 2 आंखें चमक रही हैं, शेर आ गया। पता चला शेर उस इलाके से आया जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनना शुरू हो गया। तो डिफॉरेस्टेशन से दूसरे भी प्रॉब्लम्स है, केवल ऑक्सीजन वाला इशू नहीं है, ये जंतु जानवर जाएंगे कहाँ पे। और याद रखिए, आप सोचिएगा शेर से अपना क्या फ़ायदा है, मार डालो इसको, ये बहुत गलत बात है। क्यों? फूड चेन वाला सिस्टम पढ़े हैं ना आप, तो पूरा फूड चेन कनेक्टेड है। आज हम लोग हेल्दी है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई माइक्रोब, कोई चीज़ है जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसे कोई और ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर ले रहा है। तो अगर हम शेर या किसी को भी मार देंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अब तक हमको नुकसान नहीं कर रहा था वो नुकसान करना शुरू कर देगा। एंड आवर लाइफ, नॉट जस्ट आवर हेल्थ, मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ इफेक्टेड होगा। ओके, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, केवल एक ही चीज़ नहीं है, केवल आप हाइड्रोपोनिक्स ही नहीं सीख रहे हैं, यहाँ बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हम बता रहे हैं आपको। खैर, सो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली, जो हमने बताया, शेर आ रहा है किचन में, बताइए। नेक्स्ट, एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज तो होगा ही। अनदर चैलेंज क्या है, इज दैट द सेम लैंड अगर आप उसको बार बार यूज करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अरे भाई वो प्लांट है, वो कोई आरबीआई का बैंक थोड़ी है जो आप पैसे निकालते चले जाओगे कहीं से और रुपया आ जाएगा, चलो भाई चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहे निकाल लो, ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। प्लांट्स का भी एक लिमिट है, मतलब सॉइल का भी लिमिट है। आप जितना प्लांट्स उगाओगे, देखिए आप जब फार्मिंग कर रहे हो इफेक्टिवली क्या कर रहे हो, इफेक्टिवली जैसे कि आप कुआं से पानी खींचते हो ना, तो जब आप फार्मिंग कर रहे हो इनडायरेक्टली आप सॉइल से उसका न्यूट्रिएंट्स छीन ले रहे हो। दे बेटा दे, सॉइल अपना न्यूट्रिएंट्स मुझे दे दे, चल मुझे खाना खाना है, मैं क्रॉप्स उगाऊंगा, आई एम टेकिंग अवे योर न्यूट्रिएंट्स, अच्छी तरीका से दे दे, मैं फार्मिंग करके तो उससे न्यूट्रिएंट्स ले लूंगा। तो इफेक्टिवली धीरे धीरे आप सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले ले रहे हैं। देना भी तो पड़ेगा, केवल लेने से चलेगा क्या? याद है ना, नेचर इस रकम से क्यों सबसे, नेचर इज नोन एज ए रेगुलेटर, क्योंकि वो एक साइकिल हमेशा मेंटेन करता है। तो यहाँ वो साइकिल हम मेंटेन कहाँ कर रहे हैं, हम तो लेते ही चले जा रहे हैं, हम तो उसको कुछ दे नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो प्लांट्स हम ग्रो करेंगे वहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो डेवलप होंगे नहीं, वो मर जाएगा। हम बोलेंगे अरे यार कभी ज़मीन अच्छी हुआ करती थी, पता नहीं क्या हुआ, ज़मीन बंजर हो गई, कुछ उगता ही नहीं। अरे भाई महान इंसान, आप खुद जिम्मेदार हो उसके लिए, आपने ज़रूरत से ज़्यादा उससे न्यूट्रिएंट्स ले लिया है। अच्छा, आप उसको देने के लिए भी तो कुछ करो, आप उस पर मैन्योर डालो, गोबर डालो, कुछ और चीज़ डालो, ताकि और समय दो, ताकि प्लांट्स सॉइल को जो है अपना न्यूट्रिएंट्स मिले। साइकिल को पूरा करने की कोशिश करिए। भाई इतना बुद्धि किसके पास है, टाइम कहाँ है लोगों के पास, भाई स्मार्टफोन देखने से फुर्सत मिले तब ना। खैर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सोचना पड़ेगा लोग क्या करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं, यही तो मकसद है पढ़ाने का, बताने का, ताकि आप समझे इन प्रॉब्लम्स को। याद रखिएगा, आप लोग जब आज से 10 साल 15 साल बाद जॉब मार्केट में जाओगे, जॉब करने लायक हो जाओगे, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो आप लोग। तो इसीलिए इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों में से ही
कोई ना कोई इनोवेशन करेगा, कोई टेक्निक निकालेगा इन प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स आपको बताई जा रही हैं। दुख मत होइए, निराश मत होइए, प्रॉब्लम्स को धैर्यपूर्वक सुनिए। याद रखिए, रात के बाद सवेरा होता है। वैसे रात के बाद सवेरा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है, पर ये वाला रात बहुत डेंजरस है और इसका सवेरा शायद आप लोगों में से ही किसी के हाथ में होगा। ओके, सो पॉजिटिविटी मेंटेन करिए, पहले प्रॉब्लम्स को सुनिए, बड़े लोग कैसे करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इस पैटर्न को समझिए। देखिएगा आप भी पैटर्न जब समझ जाइएगा, आप भी धीरे धीरे नए नए इनोवेशंस कर पाइएगा। आखिरकार आप लोग ही तो हैं हमारे फ्यूचर, है ना। तो चलिए, बहुत हो गया मोटिवेशन। तो भाई सॉइल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लोगे तो ये क्या होगा, ये होगा सॉइल डिग्रेडेशन। मतलब जैसा फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होता है, वैसे ही सॉइल का भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है, जहां हम सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स छीन लेते हैं। तो देखिए, हेवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कभी कभी लोग यूज करते हैं, दे फर्टिलाइजर डाल दे, कम पैसा वाला फर्टिलाइजर डाल दे टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन एक बात सोचिए, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत साल से, मोर देन 100 years, 1000 years, मिलेनियम, वो एक नेचुरल साइकिल से वो न्यूट्रिएंट्स डेवलप करता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप वहाँ से, आप कहीं से ला करके मैन मेड फर्टिलाइजर डाल दोगे, आपको लगता है वो पूरी वो जो कमी है वो दूर हो जाएगा? कभी नहीं। तो हेवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बेसिकली ये आपका फर्दर डिग्रेड कर देगा सॉइल क्वालिटी ड्यू टू द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द मोस्ट फर्टिलाइजर। मतलब क्या है? मतलब भाई सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर जो आप दे रहे हो, फर्टिलाइजर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल के लिए जरूरत है, साथ ही साथ उस फर्टिलाइजर में और भी कुछ महान न्यूट्रिएंट्स हैं कंपनी ने डाल के रखा हुआ है, वो सॉइल को आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। ये ब्लैक वाले, मतलब रेड वाले की भी ज़रूरत है पर उसके साथ कुछ ब्लैक वाले भी है, और ब्लैक वाले बहुत नुकसान कर देंगे सॉइल का। आप समझ रहे हो? देखिए, बिसाइड्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, erosion caused by wind and rain, water pollution due to industrial drainage, land degradation due to mining activities, and even excessive water for irrigation, these all contribute to the reduction of land available for farming and the quality of produce। समझ रहे हैं कितना चैलेंज है? अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग गए थे साइकिलिंग करते हुए एक्सपेडिशन में। हम लोग अक्सर ऐसे घूमने जाते हैं वीकेंड्स में। तो एक बहुत बड़ा यहाँ दामोदर रिवर है, वहीं पे गए थे। बहुत बढ़िया सीन है वहाँ पे, आसपास सब फार्मर्स लोग क्रॉप्स डेवलप करते हैं, फार्मिंग करते हैं। हम लोग जा कर के देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, माहौल है। इस बार जब हम गए तो देखे एकदम नदी के साइड का एक रास्ता है जहाँ से हम लोग जाते हैं साइकिलिंग करते हुए। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पैच ऑफ लैंड, करीबन 50 मीटर तक पूरा काला हो गया था, पूरा ब्लैक सॉइल हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो वहाँ से एक फार्मर जा रहा था, तो हमने पूछा कि अच्छा भाई अंकल जी ये क्या हो रहा है, ज़रा बताइए, अचानक से ये क्या हुआ। तो फार्मर ने बताया कि देखिए यहाँ साइड में एक राइस मिल है, और राइस मिल से वो जो ऐश है, जो कचरा प्रोडक्ट है, वो लोग ला करके पहले तो नदी में बहा दिया करते थे, आजकल बहाते नहीं हैं। आजकल ऐसे वैसे यहीं कहीं पे वो ऐश डाल के भाग जाते हैं, और ये जो है ये काम ये लोग रात को करते हैं। हम लोग को लगा अरे भाई ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आजकल रेनी सीजन है, फ्लडिंग होती है, मतलब पानी का लेवल अगर काफ़ी उठ गया तो वो जगह में पूरा पानी आ जाएगा, वो जो ऐश है वो पानी में चला जाएगा। नॉट ओनली दैट, जिस जगह में ऐश डाला गया था उसी के साइड में आपका फार्मिंग हो रहा है, तो वो पानी ऐश को लेकर के फार्म लैंड में भी चला गया, तो इतना बढ़िया जो कल्टीवेशन कर रहे हैं लोग वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि किसी इंसान ने बर्बादी किया, किसी इंसान ने अपना कचरा फेंका, और उसका इफेक्ट कितना ज़्यादा है। अब आप दूसरे तरफ से देखिए, उस नदी में, दामोदर नदी में थोड़ी देर पहले कोई मछली घूम फिर रही थी अपने फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, अरे वाह कितना पानी है, बहुत मज़ा आ रहा है, रेन हो रहा है।
फ्लडिंग हो गया और वो ऐश पानी में आ गया, अचानक से उन बेचारियों को बीमारी होने लगा, उनका तबीयत खराब होने लगा। आप उनके तरफ से सोचिए, थिंक योर सेल्फ एज ए फिश एंड देन थिंक कि अरे भाई किसने ये इतना अच्छा हम लोगों का जो है रिवर, उनके लिए तो ये समुद्र ही है, घर ही है, बर्बाद कर दिया। अचानक से आप घर में बैठे हो, कहीं बाहर से खिड़की से बहुत गंदा आने लगा, धुला आने लगा, जब तूफान वगैरह आता है, अगर आप खिड़की बंद ना करो तो फिश के लिए भी ऐसा ही सिचुएशन है। वाटर पोल्यूशन, हम आपको इफेक्टिवली वाटर पोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं केस स्टडी के हिसाब से। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स, किसको पकड़े किसको छोड़े, बहुत सारे इश्यूज हैं। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, कितने रकम के प्रॉब्लम्स हैं भाई। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आपको वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाते हैं, अक्सर 2 पार्ट्स में पढ़ाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बोलते हैं, वहाँ अक्सर हम नीड्स के बारे में बताते हैं कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और वो क्यों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आज का चैप्टर का ये है प्रॉब्लम्स, और इनके सॉल्यूशंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग फार्मर्स टू यूज हाइड्रोपोनिक्स थ्रू द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज लाइक हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। अब ये एरोपोनिक्स क्या है भाई? ये पोनिक फैमिली है। पोनिक्स का मतलब है मेहनत। किस चीज़ का मेहनत? पहले आप हाइड्रो में मेहनत करिए तो हाइड्रोपोनिक्स हो गया, हवा में मेहनत करिए तो एरोपोनिक्स हो गया, फिर और एक है एक्वापोनिक्स। क्या बात, पोनिक्स। तो 3 टाइप के पोनिक्स है, ओके, 1 2 3। तो एरोपोनिक्स होता है जहाँ पे प्लांट्स दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, ओके, मिस्ट के जैसा स्प्रे के पानी को स्प्रे किया जाता है वहाँ पे एरोपोनिक्स में। तो गवर्नमेंट आजकल इन सब चीज़ों को प्रोमोट कर रही है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि फ्यूचर में हमारे बहुत बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन किया जा सके। तो चलिए अब आगे बढ़ने के पहले थोड़ा पोनिक्स देखें। तो यहाँ आप जो फोटो देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। देखिए ये जो है ये ट्यूब है, ओके, इस ट्यूब के अंदर से वो न्यूट्रिएंट वाला पानी जा रहा है और ट्यूब के इस जगह में होल है, वहाँ पे देखिए ये लेटूस पत्ता उगाया गया है, ओके, ब्यूटीफुल इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है? दिस इज एक्वापोनिक्स। एक्वा, ये है हाइड्रो, दिस इज डिफरेंट, हम अभी आपको बताएंगे। पहले आप देखिए यहाँ 2 कंटेनर्स है, कंटेनर 1 कंटेनर 2, यह हाई लेवल में, यहाँ पानी है, यहाँ कोई सिस्टम है, पाइप सिस्टम है, ओके। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कचरा टाइप का भी है यहाँ पे, और प्लांट्स भी है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आप फोटोज़ में देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट अगेन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, ओके, ये तो हम देखे ही हैं। ये देखिए बढ़िया लेटूस पत्ता, वाह, खाने का मन कर रहा है। खैर ये आपका जॉइंट है, पाइप का जॉइंट, ओके। देखिए पूरा सिस्टम है यहाँ पे, इनको सनलाइट भी मिले उसके लिए भी सिस्टम रखा गया है। और ये है एरोपोनिक्स। क्या है भाई ये सिस्टम? ये इफेक्टिवली देखिए दिखने में कैसा है, एक लंबा स्प्रेयर का जैसा है, नीचे में एक टब के जैसा सिस्टम है, यहाँ से पानी दिया जाता है, ओके, और यहाँ से पानी जो है वो स्प्रिंकल होता है हल्का हल्का रेट में, ओके, स्प्रिंकल होता है। और इसी के बदन में आपका प्लांट्स को लगाया गया है, इसी के बदन में प्लांट्स को ऐसे ऐसे करके प्लांट्स को लगाया गया है। उनके ऊपर हल्का हल्का पानी का स्प्रे होता है, जो पानी वेस्ट होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, फिर उसको मतलब यहाँ जो पानी वेस्ट आके गिरा वो फिर कलेक्ट हो गया, फिर कलेक्ट होके ऊपर गया, फिर नीचे गया, मतलब रिसाइकिल होता है। आप सोचिए जब हम लोग नॉर्मल फार्मिंग करते हैं कितना पानी लगता है, उसमें से बहुत सा पानी वेस्ट भी हो जाता है। पर ये हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स में हम लोग पानी का यूसेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिसाइकलिंग करके पानी, ताकि वेस्टेज कम हो, ओके। चलिए अब जरा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में समझे। हाइड्रोपोनिक्स में क्या हो रहा है? सो बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स जो है, दिस इज ए सॉइललेस कल्टीवेशन मेथड
where plants grow with their roots directly in a nutrient rich water solution. ये देखिए यहाँ पे, मतलब प्लांट्स जो है ये कहाँ ग्रो कर रही है, इनके रूट्स को देखिए, ये पानी में ही है और ये न्यूट्रिएंट वाला पानी है. ओके, दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स द प्लांट नीड्स टू थ्राइव. मतलब डिफरेंट प्लांट्स तो डिफरेंट सॉल्यूशन. थोड़ा बहुत हेरफेर करना होगा और पीएच का वैल्यू हमको मेजर करते रहना है. ओके, नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स. इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट जब हम पढ़ाएंगे ओके उस वक्त हम डिस्कस करेंगे. लेकिन याद रखिएगा कि इन सब टाइप्स के लिए हम लोगों को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है. क्या चीज? सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन और पीएच वैल्यू. तो फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो है न्यूट्रिएंट का सोर्स, विच इज़ बेसिकली ए केयरफुली मिक्स्ड सिंथेटिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. दूसरा चीज़ क्या है? ग्रोइंग मीडियम. यहाँ क्या है ग्रोइंग मीडियम? यू सी प्लांट्स आर ऑफ्टन सपोर्टेड बाय इनर्ट मीडियम लाइक रॉकवूल, पर्लाइट और क्ले पेलेट्स, but in some systems their roots hang directly in the water like this. अक्सर इन चीज़ों में आपका प्लांट को हम लोग सपोर्ट करते हैं इनर्ट मीडियम लाइक रॉक वूल, पर्लाइट या क्ले पेलेट्स. मतलब मिट्टी का ढेला. ले बेटा, पूरा मिट्टी तुझे नसीब नहीं हुआ, छोटा सा ढेला दे दिए, उसी में तू रूट ले. धीरे धीरे रूट ढेला से बाहर निकल गया और वो पानी पीने लगा. खैर ढेला में भी पानी जा सकता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली रॉक क्ले पेलेट. मेरी हिंदी से आपको शायद मज़ा आ रहा होगा, है ना. खैर कोई बात नहीं. नेक्स्ट, रिलेशनशिप. देखिए ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये एक सिंगल सिस्टम है विच इज़ फोकस्ड सोनली ऑन प्लांट ग्रोथ. एक बात सोचिए, पहले क्या था? जब ज़मीन में प्लांट रहता था, ये प्लांट था, ये उसका रूट था. अरे भाई रूट को मेहनत करना पड़ता था. अरे भाई पानी खींचो, अरे भाई न्यूट्रिएंट्स को खींचो. पानी जहाँ पर भी है उसको वो खींचता था, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स सांप के जैसे चलते हुए आते थे. आओ भाई आओ, हमारे पास आओ, है ना. बहुत मेहनत करना पड़ता था, खींचने में पंप करना पड़ता था सॉर्ट ऑफ. लेकिन अभी तो पानी में आराम से है, मौज मस्ती में पानी आ रही है जा रही है, वो आराम से ले पा रहा है. मतलब अब प्लांट का जो पूरा फोकस है वो है डेवलपमेंट के ऊपर. पहले बहुत ज़्यादा फोकस था स्ट्रगल के ऊपर, कैसे करके मिले. आज उसका पूरा फोकस है अपने ग्रोथ के ऊपर. यहाँ फास्टर होगा ग्रोथ, समझ रहे हो आप. मेहनत कम करना होगा. गुड. ओके, नेक्स्ट है आपका एक्वापोनिक्स, जिसके बारे में टेक्स्ट बुक में बताया है. हम ये कवर नहीं करते माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक में बताया गया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है. हो सकता है आज से 5 से 10 साल बाद आप जहां देखोगे, जिसके घर में भी देखोगे, सबके घरों में ये सिस्टम आने वाला है, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स. आप सोचिए ना, आजकल मिलावट कितनी ज़्यादा हो चुकी है. हो सकता है आज से 10 साल बाद हर इंसान अपने लिए कुछ न कुछ अपने घर में खुद ही इन सिस्टम से उगाना शुरू कर देंगे. मतलब हम लोग भी ऐसे एक फ्यूचर के तरफ में हो सकता है जाने वाले हैं. तो उस फ्यूचर के बारे में हम आपको पहले से ही बता रहे हैं. एक्चुअली हम नहीं, ये किताब के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं. गुड. सो एक्वापोनिक्स, अब वो क्या है बता ही चुके हैं. सिम्बायोटिक सिस्टम दैट कंबाइंस एक्वाकल्चर. तो किताब में आपका है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, ये डिफरेंट है एक्वापोनिक्स. ओके, जरा समझिए. इसमें यहाँ दो कॉन्सेप्ट को मिलाया जा रहा है. एक है एक्वापोनिक्स, एक्वाकल्चर, दैट इज रेजिंग एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, और दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स. मतलब एक्वापोनिक में आपका हाइड्रोपोनिक यूज होता है, और साथ ही साथ एक्वा कल्चर, मतलब हम यहाँ पे छोटे मोटे फिश को ले आ रहे हैं. मतलब यहाँ दो सिस्टम होगा, एक होगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम और एक होगा एक्वा कल्चर सिस्टम. ओके, यहाँ का पानी इधर गया, इधर का मटेरियल इधर गया. यहाँ एक क्लोज सिस्टम के जैसा बनाने की कोशिश हो रही है. दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एक्वापोनिक्स. तो देखिए ये क्लोज लूप इकोसिस्टम है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया.
फिश वेस्ट मतलब मछली यहाँ पे जो है वो कचरा वचड़ा जो भी निकालती है, पॉटी वोटी जो करती है, फिश वेस्ट है, चिंता मत करिए, वो भी जीव जंतु है बेचारा, पॉटी नहीं करेगा तो चलेगा, खाएगा पिएगा तो थोड़ा पॉटी भी करना पड़ता है। तो फिश वेस्ट बेसिकली प्रोवाइड्स नेचुरल फर्टिलाइजर। याद है हमने आपको क्लास 6 वोकेशनल एजुकेशन में बताया था कि इवन जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं। हाँ, तो हम लोग जब खाते हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह। सब चीज़ बॉडी में यूज़ नहीं होता है, जो अनयूज्ड होता है वो पॉटी, यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। आप सोचते हैं पॉटी वेस्ट है, राइट? लेकिन अगर आप टेस्ट करिएगा तो देखिएगा उसके अंदर भी आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उस पॉटी वगैरह को, जैसे काऊ का पॉटी, गोबर, उसको भी बहुत एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। सिमिलरली ह्यूमन के पॉटी, यूरिन को भी फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। हमारे काम नहीं आया तो क्या हुआ? सॉइल में वो एक न्यूट्रिएंट का काम करेगा। सॉइल में बाद में अगर फ्यूचर में कोई प्लांट उगाया जाए तो वो उसके लिए न्यूट्रिएंट को मिलेगा, है ना? इसका मतलब अभी अभी हम लोग मान लीजिए जो फ्रूट खा रहे हैं, अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, मैंगो खा रहे हैं हम, मेरे हाथ में एक बहुत ही रसीला मैंगो है, आपके हाथ में भी है। सोच लीजिए आप मैंगो खा रहे हैं, मैंगो के अंदर में एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल की बात करते हैं। वो मोलिक्यूल आया कहाँ से? पता चला वो मोलिक्यूल ज़मीन के अंदर में न्यूट्रिएंट था, वहीं से प्लांट लिया, ट्री लिया, प्लांट नहीं ट्री लिया, ट्री के रूट ने एब्जॉर्ब किया, पूरा ट्री के सिस्टम से जा कर के बाद में मैंगो जब डेवलप हुआ, मैंगो के अंदर में वही मोलिक्यूल आया। तो ट्री ने उस मोलिक्यूल को ज़मीन के अंदर से लिया था और बहुत साल पहले वो न्यूट्रिएंट आया कहाँ से था? वो मोलिक्यूल किसी इंसान ने या किसी एनिमल ने पॉटी किया था, वो मोलिक्यूल उस पॉटी का पार्ट था, समझ रहे? और वो इंसान ने जो पॉटी किया था उसके पहले उसने कुछ खाया था, तो मोलिक्यूल उस खाने का पार्ट था। मतलब हम आपको ट्रेस करना सिखा रहे हैं। कोई भी एक चीज़ जो आपके पास आप खा रहे हो, पी रहे हो, उसके अंदर जो मोलिक्यूल है, ठीक है, फ्रूट के अंदर का मोलिक्यूल आज से 1 साल पहले कहाँ था, 10 साल पहले कहाँ था, 1000 साल पहले कहाँ था, 1 बिलियन ईयर्स पहले कहाँ था, 10 बिलियन ईयर्स पहले कहाँ था? उस समय तो पृथ्वी भी नहीं थी लेकिन वो था, वो मोलिक्यूल किसी और फॉर्म में था, उसके एटम्स किसी और फॉर्म में थे। ओके, तो फिर हम जो आपको ये बातें बता रहे हैं, आपने नोटिस किया एक चीज़, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ना कि नेचर एक साइकिल मेंटेन करती है सॉइल में। ये जो मोलिक्यूल वाला साइकिल है ये भी वही सही है। मतलब पृथ्वी के अंदर में जब से ये एटम्स आए, मोलिक्यूल्स आए, ये किसी न किसी फॉर्म में एक जगह से दूसरा जगह मूव करता ही रहता है। कभी किसी का भोजन बनता है, कभी किसी का पॉटी बनता है, कभी किसी प्लांट्स का पार्ट बनता है, कभी फर्नीचर का पार्ट बनता है, फिर तूफान से टूट जाता है, फिर ज़मीन में जाता है, फिर वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाया जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी का पार्ट बनता है। मतलब दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। मतलब आपके हाथ में भी जो मोलिक्यूल है, आपका शरीर का जो पार्ट है आज, उसकी आप स्टोरी को देखिएगा ना, आप अल्टीमेटली देखिएगा कि वो भी एक साइकिल को मेंटेन कर रहा है। ओके, तो अभी अभी हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस सारे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से आपको ये एक स्टोरी ट्रेस करना सिखाया है ना। तो चलिए वापस आते हैं एक्वापॉनिक्स में। गुड। सो देखिए, द प्लांट इन टर्न, यहाँ पे जो है तो फिश क्या है, बेसिकली फिश वेस्ट इज प्रोवाइड्स नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट। मतलब यहाँ 2 सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए एक्वापॉनिक वाला 2 सिस्टम है। ऊपर में आपका हाइड्रोपोनिक सिस्टम मतलब प्लांट्स, और नीचे में है एक्वापॉनिक सिस्टम मतलब फिश, ठीक है। तो फिश क्या कर रहा है, फिश का जो वेस्ट है वो आपको प्लांट को दिया जाता है। वो प्लांट के लिए क्या है, फर्टिलाइजर है। प्लांट्स क्या करते हैं, इन टर्म दे फिल्टर एंड प्यूरिफाई द वाटर, और उस वाटर को फिर फिश को दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं,
तो इस तरीके से ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। फिश का वेस्ट गया प्लांट के पास और प्लांट ने पानी फिल्टर कर दिया फिश के पास। क्या बात है ना। नाउ दिस क्रिएट्स ए सस्टेनेबल एंड सेल्फ रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट सोर्स, फिश वेस्ट विच इज कन्वर्टेड बाय बेनिफिशियल बैक्टीरिया इनटू नाइट्रेट्स, जिसे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोइंग मीडियम। यहाँ क्या है? जस्ट लाइक हाइड्रोपोनिक्स, प्लांट्स आर ऑफ्टन ग्रोन ऑन इनर्ट मीडिया, या मिट्टी का ढेला वैसे ही टाइप का, और ऑन फ्लोटिंग रैफ्ट्स, राइट। अच्छा, रिलेशनशिप देखिए, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान। जैसे इंडिया यूएसए के बीच में था अब तक, अब तो ट्रेड टैरिफ्स की वजह से बर्बाद ही हो रहा है। तो अब हम लोगों का जो सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप था वो बर्बाद हो गया। खैर वो तो डिफरेंट है, न्यूज़ में आजकल आते रहता है, पर इनके बीच में ठीक है। एक्वापोनिक्स में या हाइड्रोपोनिक सिस्टम और एक्वाकल्चर सिस्टम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सो दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन फिश, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। तो तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। ओके, याद रखिएगा, हर एक का हेल्थ दूसरे के लिए वाइटल है। मतलब फिश का तबीयत खराब हो गया तो ये लोग इफेक्टेड हो जाएंगे। ओके, बैक्टीरिया किसी कारण से अगर मर गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, बैक्टीरिया मर गया, तो प्लांट्स वो नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो पानी फिल्टर नहीं दे पाएंगे, फिश को दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग फाइनली आते हैं एरोपोनिक्स में। ओके, ये देखिए, सो बेसिकली आपका एरोपोनिक्स इज अ मोर एडवांस टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, जहाँ की प्लांट्स आर ग्रोन विद देयर रूट सस्पेंडेड इन एयर। ये देखिए, अरे वाह, हवा में लटक रहा है। तो पानी कैसे मिला? अरे स्प्रे करो, यह देखो यहाँ पे स्प्रिंकलर है, ये लो फव्वारे से पानी, होली है तो प्लांट्स को होली का जैसा स्प्रे किया जा रहा है और प्लांट्स को पानी मिल रहा है। वैसे ये केवल पानी नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी है। सो द रूट्स आर पीरियोडिकली स्प्रेड with fine mist of nutrient solution, and because the roots are exposed to more oxygen than in water, समझ रहे हो ना, पानी में जब रहते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा ही अभी ऑक्सीजन मिल रहा है, और सॉलिड मीडियम, मिट्टी के ढेला में, सो यहाँ पे प्लांट्स को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है, रूट्स को बहुत ज़्यादा मिलता है इफेक्टिवली। सो इसकी वजह से हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स कैन लीड टू फास्टर प्लांट ग्रोथ एंड हायर यील्ड्स। इसीलिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपके स्पेस मिशंस में भी यूज़ किया जाता है। वहाँ एक्वापोनिक सिस्टम, वहाँ पे ये अक्सर यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोपोनिक्स। मतलब वो लोग दोनों ही यूज़ करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। कोई प्लांट शायद एरोपोनिक्स से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, फास्टर होगा, कोई हाइड्रोपोनिक्स से फास्टर होगा, पानी का न्यूट्रिएंट वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स है। सो इसीलिए लोग दोनों सिस्टम्स को स्पेस मिशंस में यूज़ करते हैं, आपका एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। एक्वापोनिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। याद है ना, हमने आपको सबसे पहले फोटो में जो दिखाया था, यहाँ पे ये देखिए एक्वापोनिक्स में, इस फोटो में हमने आपको दिखा दिया था। ये देखिए यहाँ पे ये फिश वाला सिस्टम है और ये प्लांट वाला सिस्टम है, और वाइस वर्सा। यह प्लांट है, ये फिश है या मछली है। इसका देखिए ये सॉइल वाला पार्टिकल्स है, यहाँ प्लांट्स देख पा रहे हैं आप। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या था, की कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम for aeroponics. Key components are nutrient source, a nutrient rich water solution which is delivered by a fine mist. Mist क्या है भाई? ऐसा एक सिस्टम है, स्प्रिंकलर, यहाँ से पानी आते रहता है। लो भाई लो, होली खेलो, प्लांट्स एंजॉय करो, हैप्पी होली फॉर प्लांट्स, नॉट अस। एनीवे, चलिए नेक्स्ट, ग्रोइंग मीडियम। ग्रोइंग मीडियम क्या है? कुछ है ही नहीं यहाँ पे ग्रोइंग मीडियम या तो ऐसे ही लटका हुआ है हवा में। So the roots are completely suspended in air. Next, relationship. So you see a single system focused on plant growth but with a unique method of nutrient delivery.
यहाँ न्यूट्रिएंट डिलीवरी एकदम नीचे से मिस्ट के माध्यम से हो रहा है, कोई पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए जो भी पानी स्प्रिंकल वेस्ट हुआ वो बाद में फिर से रीयूज हो जाएगा। ले बेटा ले, जो भी बाहर आया फिर से ऊपर जा, रीयूजेबल। सो चलिए अब लौट के आते हैं टेक्स्ट में। यू सी इन इंडिया nearly 30% of the total geographical area is affected by soil degradation। तो effectively total 33% है आपका टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन से अफेक्टेड रहता है। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स वी आर लूजिंग आवर फर्टाइल फार्मिंग लैंड and nearly 109 million acres of land is facing declining soil quality। ये बहुत बड़ा इश्यू है, मेनली ड्यू टू पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो फिर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इंजीनियर्स एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, दे आर ऑल ट्राइंग टू हेल्प द फार्मर्स अडॉप्ट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। वो क्या है? ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होगा? बेसिकली ऐसा वो एम करते हैं ताकि वी कैन प्रोड्यूस फूड विच इज हेल्दी फॉर ह्यूमंस विथ मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ओके, अच्छा अभी आप देखिए ये जो सॉइल में प्लांट हम लोग उगा रहे थे, ये सॉइल में क्या चाहिए? पानी था ना, पानी चाहिए, हम लोग तो पानी देते थे। आजकल इस दुनिया में इस वक्त माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेनेस है। हर जगह पानी में छोटे छोटे माइक्रो लेवल के प्लास्टिक्स आ चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि हम लोग इतना जो खाना पीना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोका कोला, पिज़्ज़ा वगैरह जो खाते हैं, इन सब में माइक्रोप्लास्टिक से आज वो हमारे शरीर में है। बहुत स्टडीज में देखा गया है ह्यूमन ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स है, ह्यूमन ब्रेन के सेल्स के आसपास माइक्रोप्लास्टिक्स दिखाई दिया है। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। कुछ सालों के बाद हमको पता चलेगा इसका इफेक्ट क्या है। जस्ट लाइक मोबाइल जब स्टार्ट हुआ तो हमको उसके बैड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे पता चलने लगा, स्लीप कम होना एंड डिफरेंट इफेक्ट्स। आज माइक्रोप्लास्टिक्स का इशू स्टार्ट हुआ है, कुछ साल बाद वो भी पता चलेगा, है ना। तो हम लोगों को सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जाना है ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ना हो, ये पोल्यूशन से बचे। मतलब हर खाना हम जो खाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक है। सोच के देखिए कितना खतरनाक बात है। वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस इशू। इट इज़ वेरी हार्ड। प्लास्टिक को लेकर के लॉज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बहुत स्ट्रिक्टली। ये होगा, आज नहीं होगा, आज नहीं हो पा रहा, आज कोई सीरियसली सोचता ही नहीं है, फ्यूचर में होगा। आप लोग ही लाएंगे, आप लोगों में से ही कोई ना कोई पॉलिटिशियन बनेगा एंड पीपल विल सपोर्ट यू, यू विल सी इन द फ्यूचर, मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट, द टर्म हाइड्रोपोनिक्स, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, दो वर्ड है, हाइड्रो which is water और ponic, basically ponos। ponos is labor, मेहनत, पर हम लोग तो यहाँ ponics खेल रहे हैं। ओके, सो हाइड्रोपोनिक्स आया है वाटर पोनोस से, पानी के साथ मेहनत। नाउ हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली ए मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर। हाँ जी हाँ, हमने बढ़ा दिया है, इंस्टेड ऑफ सॉइल, and plants in a hydroponic unit receive nutrients directly from the water। ये एक important definition टीचर आपको एग्जाम में पूछ सकती है। allowing the farmer to ensure that they receive the precise amount, therefore इसको अक्सर precision farming technique भी कहा जाता है। so hydroponics जो है ये एक sustainable farming technique के अंदर आता है। again ये एक precision farming technique भी है, और हमने तो आपको शुरुआत में ही दिखाया था, वी कैन हैव ए मल्टी स्टोरेज और वर्टिकल। देखिए वर्टिकल फार्मिंग इन हाइड्रोपोनिक्स, जिससे कि आप वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस मोर फूड इन लेस स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर फूड एंड लेस स्पेस। सिमिलरली रीयूजिंग और रिसाइकलिंग वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, controlling climatic parameters like temperature, humidity and light for photosynthesis and maximizing plant growth is possible in hydroponics. Example लीजिए, the hydroponics unit could be placed in a poly house।
हमने आपको फोटो में दिखाया था। सो हाइड्रोपोनिक्स इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन सिटीज विच आर नोन एज अर्बन फार्मिंग। देखिए, तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, अर्बन फार्मिंग। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। साथ ही साथ हमने स्पेस फार्मिंग के बारे में भी आज पढ़ा है। स्पेस फार्मिंग मतलब आउटर स्पेस में यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स, यूजिंग एरोपोनिक्स हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो आज यहीं तक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट पूरा चैप्टर कवर करेंगे, रेस्ट ऑफ इट।